नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विकास। अब विकास सोच के आपको भारत के विकास की बात नहीं करनी है। यहाँ पे विकास से मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ, हम जो है वो कैसे विकसित हुए। तो आज की इस क्लास के अंदर बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आप बचपन से बहुत सारी कहानियाँ सुनते आए होंगे, तो आज कुछ कहानी मेरे से भी सुन लीजिए। देखिए, ये कहानी है कि पृथ्वी पर पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई। ये कहानी है कि हम तो पैदा हो गए, हमारे मम्मी पापा पैदा हो गए, लेकिन उनके भी मम्मी पापा यानी कि जब बहुत आगे तक हम सोचे तो पहला जो जीव है वो पृथ्वी पर कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस बारे में रिसर्च करते रहते हैं कि भाई पहला जीव ऐसे आया होगा, पहला जीव ऐसे आया होगा। कुछ कहते हैं कि अपने आप को चमत्कार हुआ और पहले जीव उत्पन्न हो गए, दो लोग जो है आए, फिर जो है जनरेशन आगे बढ़ती गई। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग थ्योरी जो है वो दी गई, लेकिन ये बात मानना हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। हम कैसे इस चीज़ पे बिलीव कर ले कि अपने आप ही कोई उत्पन्न हो गया। कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा जिसकी वजह से पहला जीव बना और फिर जो है इनके आगे नए नए जीवों की उत्पत्ति होती गई। तो इसी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च जो है चलती रहती है और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। अब अपने दिमाग में एक बात आती है कि अपनी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, पृथ्वी जो है किस तरीके से इस पे लाइफ उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले इसके लिए हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, यानी कि अपने यूनिवर्स की। देखो, ये जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई सबसे पहले तो 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन साल पहले जो है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक थ्योरी जो है वो बड़ी फेमस है। कौन सी थ्योरी? इस थ्योरी का नाम है आपके बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी आपकी क्या कहती है? देखो भाई, बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब होता है विस्फोट। कहते हैं ना अपन बैंग कर देंगे, एकदम बैंग, बिग बैंग कर देंगे, महाविस्फोट। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि एकदम से अचानक महाविस्फोट हुआ जिसकी कल्पना तुम कर भी नहीं सकते। जैसे अपन जो है दिवाली पे पटाखे चलाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो विस्फोट होता है, तो अपन को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा धमाका है, लेकिन ये इतना बड़ा धमाका था कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस बड़े धमाके में क्या हुआ कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे कण जो है, यानी कि पहले एक मान लो कि इतना बड़ा कोई एक मॉलिक्यूल था, जब इसमें धमाका हुआ तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे कणों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल था ना, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, ताप बहुत ज़्यादा, और इसका दाब भी बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा। तो जब ये इसके अंदर विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग हो गए और इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हुआ, प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हुआ, जिसकी वजह से अपना जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हुआ। तो उससे क्या बना? अपना यूनिवर्स बना। तो टेम्परेचर में क्या आई? थोड़ी कमी आई। तो इस तरीके से तो अपना ब्रह्मांड बन गया। अब जब ये ब्रह्मांड बना तो इसके बाद क्या हुआ? कुछ गैसेस बनी, जैसे कि आपके हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस का निर्माण हुआ। जब हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस का निर्माण हुआ तो निर्माण होने लगा फिर अपनी आकाश गंगाओं का, गैलेक्सीज का। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। तो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बने, उसके बाद आपके आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा, गैलेक्सीज का निर्माण होने लगा। तो इस तरीके से भाई आकाश गंगाएं बन गई। फिर क्या हुआ? फिर बनने लगा अपना एटमॉस्फेयर, यानी कि अपना वायुमंडल। एटमॉस्फेयर सुना है आपने कि पहले तो वायुमंडल नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल एक ये था, और इसमें जैसे ही धमाका हुआ और ये सारे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे कणों में जब विभाजित हुए तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, उससे आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। तो ये थ्योरी क्या होती है अपनी? इसे अपन कहते हैं बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके किसका निर्माण हुआ? वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का निर्माण होने लगा। देखो यहाँ पर एक बार बिग बैंग थ्योरी,
ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है कि इतना तगड़ा विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। अब इस विस्फोट के होने की वजह से ऐसा कुछ विस्फोट हुआ होगा जिसकी वजह से अपने तापमान में कमी आई और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। फिर आपके हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी। फिर आपके आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, यानी कि गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। तो यहाँ पर देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? महाविस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई, हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसेस बनी और आपके आकाश गंगाओं का गठन हुआ। फिर आपके निर्माण हुआ किसका? वायुमंडल का गठन हुआ, एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि आपके जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसेस, देखो क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अमोनिया NH3 और मीथेन CH4, ये जो है गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुए, जिसकी वजह से अब देखो यूवी किरणें जो थी, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस थी, इन्होंने क्या किया? इस H2O को ब्रेक डाउन कर दिया H2 में और O2 में। अब देखो ये जो H2 है ना, यानी कि हाइड्रोजन गैस, ये तो बड़ी निर्लज्ज सी थी। ये तो क्या हो गई? मुक्त हो गई, वहां से भाग गई। हल्की हाइड्रोजन जो है वो तो मुक्त हो गई। लेकिन ये जो ऑक्सीजन थी ना, इस ऑक्सीजन ने क्या किया? ये अमोनिया से और मीथेन से मिलकर, यानी कि इनके साथ रिएक्शन की और पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस की रचना की, जिससे वायुमंडल के गठन में आपका क्या हुआ कि ओजोन का गठन हुआ, ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जिसमें आपकी कौन सी होती है? O3 अपन जिसको कहते हैं। अब ये ओजोन क्या करती है? हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, इतना तो सबको पता है। फिर देखिए अब क्या हुआ कि जो ये जलवाष्प है, ये जब ठंडी होने लगी तो बरसात के रूप में नीचे आने लगी। पहले ये जो पृथ्वी थी ना, वो क्या थी? समतल नहीं थी, मतलब इसमें ऐसे गड्ढे थे। तो क्या हुआ? ये जो गड्ढे थे ना, तो ये जब तापमान कम हुआ, बरसात के रूप में नीचे आने लगी जलवाष्प। जब बरसात के रूप में नीचे आई तो ये गड्ढे भर गए और इन्हीं से ही आपके किसका निर्माण हुआ? ओशियंस का, यानी कि महासागरों का निर्माण हुआ। तो अब आपको पता चला कि ओशियंस कैसे बने, आपके महासागर, समुद्र, ये कैसे बने। तो इससे क्या हुआ? महासागरों की रचना हो गई। नहीं हो गई? अब देखिए, अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न कैसे हुआ। कुछ कहते हैं कि भाई एक स्पोर नामक स्ट्रक्चर थी, स्पोर को अपन क्या कहते हैं? बीजाणु। तो किसी और पिंड से, ऐसे उल्का पिंड या फिर कुछ भी अपन कह सकते हैं कि ऐसे स्पोर जैसी संरचना अपने पृथ्वी पर आई और उससे जीवन की उत्पत्ति हो गई, जिसे अपन क्या कहते हैं? पैनस्पर्मिया थ्योरी कहा जाता है। और अभी भी कई साइंटिस्ट यही मानते हैं कि भाई साहब ऐसे कोई स्पोर जैसी संरचना आई अपने पृथ्वी पर और इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हो गई। इसको कहा जाता है पैनस्पर्मिया थ्योरी। देखिए आगे यहाँ पर, पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन जो है वो अपना प्रकट हुआ। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई, पृथ्वी जिनमें से एक है। तो इस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं? पैनस्पर्मिया थ्योरी कहा जाता है कि इस तरीके से कुछ आया, स्पोर जैसी संरचना हमारी पृथ्वी पर, और यहाँ पे जीवन जो है वो उत्पन्न हो गया। तो कुछ खगोल वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। ये कहते हैं कि भाई ऐसे आया स्पोर और इसने जीवन को उत्पन्न कर दिया। लेकिन क्या ये बात मानने लायक है क्या? और साइंटिस्ट आए, अब सबको ऐसा ही होता है कि भाई साहब ऐसे कैसे हम मान ले, हम तो काम करेंगे और आगे काम करेंगे। तो इसके बाद पैनस्पर्मिया के बाद कुछ और थ्योरी दी गई, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहा जाता है, स्वतः जनन सिद्धांत कहा जाता है।
स्वतः जनन सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो कि एक साइंटिस्ट थे, उनकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि लैब में काम कर रहे थे, उनको पसीना वसीना आया और उन्होंने वो अपना जो लैब कोट था वो वहीं छोड़ दिया लैब के अंदर, और वहां पर उन्होंने कोई ऐसे भूसे या चारा या कुछ रख दिया, चूहों के खाने के लिए खाना जो होता है वो रख दिया। ठीक है, अब वो खाना जब रख दिया तो उन्होंने 2-4 दिन बाद जब आके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उस लैब कोट के अंदर उनको चूहे नजर आए। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो मेरा पसीना था ना, इससे चूहे उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने आप किसी भी कूड़े के ढेर से, किसी भी कचरे के ढेर से, या फिर किसी भूसे से, किसी कपड़े से अपने आप एक जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, यानी कि स्वतः जनन सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नॉन लिविंग चीज से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण जो है वो यहाँ पर होता है। लेकिन क्या ये बात मानने लायक है क्या कि किसी निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हो रही है? नहीं भाई, ये तो हमारे पेट में नहीं बसती है बात तो, कि एक निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हो रही है। वो कह रहे हैं कि तुम कपड़े का ढेर रख दो, उससे अपने आप ही जो है रैट्स निकल आएंगे, तुम कूड़े का ढेर रख दो, उससे अपने आप ही जो है मच्छर पैदा हो जाएंगे। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसी चीज को समझाने के लिए फिर आए अपने और साइंटिस्ट, जिनमें से कौन कौन से साइंटिस्ट, एक जैसे आपके रेडी थे, एक कौन थे, लुई पाश्चर थे। इन्होंने कहा कि हम तो इस चीज को नहीं मानते, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को हम तो नहीं मानेंगे भाई, कि एक नॉन लिविंग चीज से लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या कहा कि हम तो मानेंगे इस चीज को कि कोई जो एक ऑर्गेनिज्म है जो उत्पन्न हो रहा है, जो जीवित है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे उत्पन्न हो रहा है, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न हो रहा है। यानी कि पहले से कोई एक ऐसी कोशिका है, एक ऐसा जीव है, उससे एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है। इन्होंने इस चीज को सिद्ध करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। रेड्डी साहब ने पहले एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या कहा, रेड्डी साहब ने क्या करा, कोई मीट का टुकड़ा लिया, ठीक है, ऐसे एक फ्लास्क के अंदर एक मीट का टुकड़ा ले लिया और उसको क्या कर लिया, डिकंटामिनेट कर लिया, यानी कि बिल्कुल गरम वरम कर लिया उसको। जितने भी कोई भी उसके ऊपर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कुछ था तो उनको सबको मार दिया। ठीक है, उस बीकर पे इन्होंने, उस फ्लास्क पे क्या किया, ऐसे इसकी लिड लगा दी, यानी कि इसको एकदम पैक कर दिया एयर टाइट। दूसरा इन्होंने फ्लास्क लिया, उस पे इन्होंने क्या किया कि वही इसको डिकंटामिनेट करके, यानी इसको गर्म करके बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से हटा दिए सारे, और इसके ऊपर क्या लगा दी, एक पॉलीथीन लगा दी। ठीक है, इसको पॉलीथीन पैक कर दिया। और तीसरा इन्होंने कंटेनर लिया और उसमें इस मीट को रखे। इन्होंने क्या किया कि इसको ना तो ढका, ना ही पॉलीथीन लगाई, कुछ नहीं किया, और इसको एज इट इज छोड़ दिया इन्होंने, वही इसको भी डिकंटामिनेट करके छोड़ा। फिर इन्होंने क्या देखा कि भाई जो ये एकदम एयर टाइट था डब्बा, उस मीट के अंदर कोई भी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दूसरा जीव जो है वो नहीं दिखा। इस वाली दूसरी कंडीशन में जिस पे इन्होंने पॉलीथीन लगाई थी, तो इन्होंने क्या देखा कि इस पॉलीथीन के ऊपर छोटे छोटे जीव के अंड जो है, यानी कि एग सेल्स यहाँ पर इनको मिली। इन्होंने क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग सेल यहाँ पर है, एग है, अंडे हैं। तीसरे कंडीशन में क्या देखा कि भाई साहब इस मीट के ऊपर जो खुला था, ओपन कंटेनर था एकदम, इस मीट के ऊपर जो जीव है, सूक्ष्म जीव, वो आ गए। तो इन्होंने कहा कि जब तुम कह रहे हो कि एक नॉन लिविंग सेल से, एक नॉन लिविंग चीज से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये जीवित नहीं है, तो फिर इस पे नया जीव क्यों नहीं आया? अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन को तुम मानते हो, तो स्वतः जनन के सिद्धांत को तुम मानते हो, तो इसमें भी तो उत्पत्ति होनी चाहिए थी ना। मैंने भी तो इसको रखा, लेकिन इसमें ना हो के इसमें उत्पत्ति हुई नए जीवों की। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई चीज है, प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल है, उसी से ही एक नया जीव जो है वो उत्पन्न हुआ है। इन्होंने ये चीज को कह दिया। फिर आपके कौन आए, फिर आए उसके बाद आपके पाश्चर साहब, लुई पाश्चर साहब। इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, स्वतः जनन सिद्धांत कतई सही नहीं है। क्यों?
इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ईस्ट के ऊपर। इन्होंने क्या किया, ऐसे एक बोतल ली, ठीक है, इसको अपन कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, स्वान नेक बोतल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसी एक फ्लास्क लिया, एक बोतल ली, उसकी गर्दन इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये उनकी स्वान नेक एक्सपेरिमेंट वाली बोतल थी। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर किसको रख दिया, ईस्ट को रख दिया। अब एक बोतल तो ऐसे ली उन्होंने जिसकी गर्दन इस तरीके से मुड़ी हुई थी, स्वान नेक थी। दूसरा जो इन्होंने कंटेनर लिया, दूसरा जो बोतल लिया, उसकी जो नेक थी वो इस तरीके से थी, यानी कि इसको इन्होंने यहाँ से तोड़ दिया और इसमें क्या रख दिया, ईस्ट को रख दिया। ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या देखा, इनको आराम से इन्होंने भी क्या किया, इसमें से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको डिकंटामिनेट कर दिया, यानी कि ये पूरे मटेरियल को, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है, इन्होंने इसको रख दिया। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो बोतल इनकी इस तरीके से थी, स्वान नेक नहीं थी, उसमें इस ईस्ट के ऊपर क्या हुए, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको मिले। लेकिन जो इनकी स्वान नेक वाली बोतल थी, हंस के गर्दन जैसी वाली जो बोतल थी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ नहीं, यहाँ ही रह गए। यानी कि इसके ऊपर इनको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिले, क्योंकि उनको आने का रास्ता ही नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है ना, कतई गलत है। अगर ऐसा होता कि नॉन लिविंग चीज से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें भी होने चाहिए थे जैसे इसमें हुए। तो इन्होंने इस सिद्धांत को गलत प्रूफ कर दिया। तो इसी से ही इन्होंने क्या कहा कि कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग, पूर्व स्थित कोई कोशिका है, उसी से ही एक नया जीव जो है यहाँ पर बनता है। लेकिन ये इस बात को बताने में फेल हो गए कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल है क्या, ये बताने में ये बता नहीं पाए, इस चीज में ये सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन हाँ, इन्होंने ये बता दिया कि कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से ही नया जीव उत्पन्न हुआ। तो भाई ये जो थ्योरी थी वो कौन सी थी अपनी, इससे पहले वाली जो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, वो थी अपनी ए बायोजेनेसिस थ्योरी। ये थी अपनी बायोजेनेसिस थ्योरी। अब इनके बाद और साइंटिस्ट आए। अब भाई आपको पता ही है ना कि इन्होंने इतनी बात तो कह दी, इन्होंने ये तो कह दिया प्री एग्जिस्टिंग सेल है। तो अब उसके लिए और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। कौन सा, रासायनिक सिद्धांत, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी। जिनमें एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है, एक का नाम है ओपेरिन और दूसरे का नाम है हॉल्डेन। इन्होंने जो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी। इन्होंने क्या किया भाई, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी यानी कि रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो अपनी पृथ्वी थी उस टाइम उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। कितना टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और तब अपने क्या क्या मौजूद थे भाई, मीथेन थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन थी और जलवाष्प मौजूद थी। ठीक है, नहीं थी, ये सारी चीजें थी। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जो है अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ, आपके कार्बनिक कंपाउंड बने। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ होगा और फिर ये जो कार्बनिक अणु है इनसे लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ होगा। जैसे आपके पहले इन चीजों से मिल के कोई कार्बनिक अणु बने होंगे, इनके बीच में आपस में रिएक्शंस हुई होगी। तो इस थ्योरी को कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था मिलर और उरे। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसको अपन क्या कहते हैं, मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मिलर साहब ने क्या किया कि ये जो कंडीशंस थी ना, ये कंडीशन एक लैब में क्रिएट किया। आपको पता है कि आजकल लैब्स में कुछ भी हो जाता है, अपन आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं, इतना आपको पता है।
क्योंकि अपन को पता है कि जो पादप ग्रो नहीं करते बाहर, हम उनके टिश्यूज को उठा लेते हैं और लैब में ही कल्चर करा लेते हैं। ऐसे ही इसमें क्या किया, इन मिलर साहब ने लैब के अंदर ऐसी कुछ कंडीशंस पैदा की जो उस टाइम पे थी। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे फ्लास्क लिया, उसके अंदर कौन कौन सी, भाई ये जो अपना मीथेन है, अमोनिया है, NH3 और हाइड्रोजन, इसको इस अनुपात में लिया। किस अनुपात में? 2:1:2 के अनुपात में। कि ये उस टाइम पे ही इतने मौजूद थे, तो मैं इनको अभी भी इस टाइम पर इतने जो क्वांटिटी है, इतना जो रेशो है उसके अंदर ले लूंगा। तो इसके अंदर इन्होंने इन मीथेन को, अमोनिया को, हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है भाई। अब इस टेम्परेचर को, टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्होंने इस टेम्परेचर को जनरेट करने के लिए क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दी। क्या लगा दी? इलेक्ट्रोड लगा दी, जिससे ये जो है, इस इलेक्ट्रोड की वजह से यहां पर टेम्परेचर कितना हो गया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ऐसे पंप लगाया और यहाँ से जल जो है वो प्रवाहित किया। यहाँ पर एक वैक्यूम पंप इन्होंने लगा दिया। ठीक है। अब वो जलवाष्प में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, जल जा रहा है, जलवाष्प में गया। यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रोड लगी हुई है ना, इसमें स्पार्क जनरेट हुआ। एक क्या स्पार्क जनरेट हुआ। यहाँ पर स्पार्क जनरेट होने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो इन गैसेस प्रेजेंट थी, या जो ये मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, जैसे अपना मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने आपस में कुछ रिएक्शन की होगी। इन आपस में रिएक्शन होने के बाद जो लिक्विड आया, उसको इन्होंने इस तरीके से एक कंटेनर में इकट्ठा करते गए। उस कंटेनर में इन्होंने जो लिक्विड इकट्ठा किया, वो कौन सा लिक्विड था? एक रेड कलर का लिक्विड जो है, लाल कलर का द्रव इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया। और उन्होंने इस प्रोसीजर को लगभग 7 दिन तक किया। उन्होंने क्या देखा कि इस कंटेनर में जो पदार्थ है ना, उसमें आपके अमीनो एसिड्स मौजूद थे। क्या? अमीनो एसिड्स जो है वो इसके अंदर मौजूद थे। अब अमीनो एसिड्स कौन कौन से मौजूद थे इसके अंदर? तो अमीनो एसिड आपको याद रखने हैं आग। अब अरे भाई, अब आग ऐसे नहीं है कि आग लग गई इसमें। अब आग से क्या याद रखना है? एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इन्होंने क्या देखा कि उस लिक्विड के अंदर इनको क्या मिला? अमाइनो एसिड्स मिला। क्या मिला? अमाइनो एसिड। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इस तरीके से जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे, यानी कि कार्बनिक अणु बने होंगे, और फिर ये जो जीवन रहित कार्बनिक अणु है, इनसे कोई लाइफ बनी होगी, कोई सेल बनी होगी, कोई कोशिका बनी होगी। तो आपके देखो क्या कहा इन्होंने कि भाई देखो, पहले आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, अकार्बनिक अणु बने। क्या भाई? अकार्बनिक अणु बने। इन अकार्बनिक अणुओं के बाद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, यानी कि कार्बनिक अणु बने। इन कार्बनिक अणु से आपके लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, यानी कि जीवित ऑर्गेनिक का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्बनिक अणु। और फिर इनसे कोई सेल जो है वो यहाँ पर बनी होगी। अब ये जो सेल है वो कौन सी है? प्रोटोबायोन्ट सेल। पहले कौन सी? प्रोटोबायोन्ट सेल बनी होगी, फिर प्रोटोबायोन्ट सेल के बाद यूबायोन्ट सेल बनी होगी, और फिर आपके क्या आए? स्वपोषी आए, यानी कि आपके ऑटोट्रॉप्स बने होंगे। ऑटोट्रॉप्स के बाद आपके हेटेरोट्रॉप्स बनेंगे, यानी कि इस तरीके से इवोल्यूशन होता गया, और आपके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर आपके क्या बने? इस तरीके से किसी सेल का निर्माण हुआ होगा। अब वो जो सेल थी ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज हुई होगी, कुछ ऐसे उनके अंदर परिवर्तन आए होंगे, या उनके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटीज, कुछ ऐसी एबिलिटीज आई होंगी कि उन्होंने जनन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया? जनन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उनके अंदर जनन हुआ, यानी कि इस बात को हम इस तरीके से मान सकते हैं कि आपके कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म था, या फिर हम मान सकते हैं कोई प्रोटीन था। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये कोई प्रोटीन था वाटर के अंदर। इस प्रोटीन की बॉडी पर
इस तरीके से क्या निकल आई, एक कलिका बड जो है वो निकल आई। अब ये जो कलिका है ये इससे अलग हुई और अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। अब इस चीज को अभी तक कोई नहीं बता पाया कि भाई ऐसे कैसे हुआ, इनके अंदर कैसे ये कैपेबिलिटी विकसित हुई कि इन्होंने जनन किया या फिर अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। ये कैपेबिलिटी अब तक कोई नहीं बता पाया कि क्या ऐसा हुआ कि इन्होंने से ये जो बर्ड का निर्माण है वो हुआ और इस बर्ड ने अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। फिर आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, यूकैरियोटिक सेल्स बनी, इस तरीके से कोशिकाओं का निर्माण होता गया। आई कैन यही बात समझ में। तो ये जो केमिकल थ्योरी है ये कुछ प्रूफ देती है कि हाँ भाई जीवन जो है वो ऐसे उत्पन्न हुआ होगा। बाकी ये जो थ्योरी थी कि अपने आप ही इंसान जो है वो पैदा हो गया, या फिर ये थ्योरी थी कि इस तरीके की जैव विविधता जो अभी है, डाइवर्सिटी, वो पहले भी थी, ये सारी थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए अब एक बार कि लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान यानी कि किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक फ्लास्क के अंदर क्या लिया, ईस्ट लिया, उसको डिकंटामिनेट कर दिया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनको मार दिया। एक बोतल जिसमें ऐसी स्वान नेक नहीं थी, दूसरी बोतल जिसमें स्वान नेक थी। तो जो स्वान नेक वाली बोतल थी उसमें ईस्ट के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको नहीं मिला, जबकि जो ये जिस बोतल में कुछ एंटर हो सकता था उसके अंदर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई पहले से कोई कोशिका है, इसकी वजह से ही ये नए जीव आए हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सी कोशिका है, लेकिन कुछ है। उसने प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट से जीव पैदा नहीं होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव की उत्पत्ति जो है वो हो जाती है। आगे देखिए यहाँ पर रूस के ऑपेरिन और इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने, इन्होंने क्या कहा कि भाई जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इनसे आया हुआ हो सकता है। जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई, यानी कि कोई केमिकल इवोल्यूशन इन्होंने थ्योरी दी जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। आई कैन यही बात समझ में, कहानी समझ में आ रही है। देखा, सब अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं, चार लोग हैं, चार बातें तो कहेंगे ही ना, वही वाली बात है। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च तापयुक्त, टेम्परेचर कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। अब देखो, कमी वाली थी लेकिन थी, वायुमंडल के अंदर मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, किस रेशो में, 2:1:2 के रेशो में। ठीक है, जलवाष्प भी थी, H2O। अब देखो ये क्या है, आपका मिलर का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर क्या ले लिया भाई, जो चीजें जो अपनी पहले कंडीशन थी पृथ्वी पर वो उन्होंने जनरेट की। क्या, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी, ये सब ले लिया इसके अंदर। अब इसमें इस टेम्परेचर को जनरेट करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दी, जिसकी वजह से 800 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका हो गया। अब यहाँ से जब उबलता हुआ जल इन्होंने प्रवाहित किया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे अब ये जलवाष्प अंदर की ओर गई। अब यहाँ पर इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, कुछ आपस में हुआ होगा, कुछ ऐसे कंपाउंड बने। अब यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि इन इलेक्ट्रोड के बीच में एक स्पार्क जनरेट हुआ। फिर ये जो लिक्विड है इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा करते रहे। उस लिक्विड के अंदर इन्होंने क्या देखा, रेड कलर का जो लिक्विड आया उसके अंदर इनको अमाइनो एसिड्स मिले। अब इन अमाइनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा। तो ये सारी थ्योरी जो है किसको बताती है, केमिकल इवोल्यूशन को बताती है। देखो आगे, अमेरिकी वैज्ञानिक S.L. मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया और मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। इसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया किस रेशो में लिया, मीथेन था आपका 2, अमोनिया था 1 और आपका हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो ये क्या मीथेन, ये क्या अमोनिया और ये क्या आपका हाइड्रोजन, तथा जल
800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमाइनो एसिड बनता है। और कौन से अमाइनो एसिड मिले इनको? याद रखना है, आग से। ठीक है, अपना एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड इनको मिले। अन्य लोगों को लगा कि भाई हाँ ये तो कोई सही सही बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको भी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें उन्होंने भाई पैदा की कि भाई हाँ इनसे जो है जीवन आया होगा। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, वर्णक तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं की अंतर वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रियाएं अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी, जिससे अपना लाइफ जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हुई होगी। अब देखिए, जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। वे भीमकाय अणु, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड रहे होंगे। अब भाई ये जो प्रोटीन है, ये इनके अंदर क्या हुआ, कोई जनन करने की क्षमता विकसित हुई, और जिससे मान लीजिए ये क्या है, प्रोटीन, तो इसके ऊपर एक कलिका का निर्माण हुआ और एक कलिका इससे अलग होकर एक नया जीव बना ली। तो ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार के जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे, यानी कि पहले प्रोकैरियोट्स का निर्माण हुआ और फिर आपके यूकैरियोट्स बनते गए। ठीक है भाई, अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट से पहले आपके स्वपोषी आए होंगे, ऑटोट्रॉफ्स आए होंगे ना, जिन्होंने क्या किया, जिनके अंदर कोई भाई हरित लवक जो है, क्लोरोफिल, ये जनरेट हुआ होगा, उनके अंदर वो था, माइटोकॉन्ड्रिया था। अब जब उनके अंदर ये चीजें थी तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यानी कि अब इन जो आपके ऑटोट्रॉफ थे, स्वपोषी थे, इनको खाने वाले कौन आ गए, विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स आ गए, वो उनको मार के खा गए। इस तरीके से जो है विकास होता हुआ रहा होगा। आगे देखिए, सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। आजीवन जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुत बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की। अब ये नहीं पता चला कि भाई ये जो प्रोटीन थे या फिर जल के अंदर रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, उनमें ये नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता कैसे विकसित हुई, ये चीज अभी तक पता नहीं चली है। तो ये थी आज की कहानी कि हमारी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। सब साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताई। कहानी सुनने में मजा आया कि नहीं आया, कुछ समझ आया आज की क्लास में? देखिए, हमने देखा कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए बिग बैंग थ्योरी दी गई। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि भाई साहब एक बहुत तगड़ा महाविस्फोट हुआ, जिससे जो बड़ा मॉलिक्यूल था उसके अंदर विस्फोट होने की वजह से वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट गया, जिससे टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर आपके हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस बनी और इन गैसेस के बनने के बाद आपके गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। फिर आपके वायुमंडल का निर्माण होने लगा, एटमॉस्फेयर आपका बनने लगा, मीथेन, अमोनिया और ये सब जो है आपके निर्मुक्त होने लगी। अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया, ये जो जलवाष्प था उसको H2O2 में तोड़ दिया, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन तो बड़ी बेशर्म हल्की होने की वजह से मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने क्या किया, अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ रिएक्शन कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस जो है उनका निर्माण कर लिया। इस तरीके से आपके ओजोन लेयर का गठन हुआ, हो गया। अब ओजोन लेयर के गठन होने के बाद अपने जो है आगे की चीजें होती गई। क्या हुआ कि आपके जब जलवाष्प ठंडी हुई, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, तो ये जो जलवाष्प है बरसात के नीचे रूप में बरसी और आपके महासागरों का निर्माण हुआ।
फिर आपके थ्योरी आती है पैनस्पर्मिया थ्योरी। उसमें क्या कहा कि पृथ्वी पर कोई ऐसे पिंड आए और उल्का पिंड आए और स्पोर, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, स्पोर नाम दिया, कि कोई ऐसी स्पोर जैसी स्ट्रक्चर आई, पृथ्वी पर गिरी और जीवन की उत्पत्ति हो गई। इसे कहते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा कि एक नॉन लिविंग चीज से लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पसीने से ही चूहे का जो है उत्पन्न हो गए, कूड़े के ढेर से मच्छर उत्पन्न हो गए, भूसे के ढेर से जो है नए जीव उत्पन्न हो गए, यानी कि नॉन लिविंग चीज से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। तो ये सिद्धांत फिर खारिज कर दिया गया। फिर आपके साइंटिस्ट आए, जैसे रेडी आए, लुई पास्चर आए। रेडी साहब ने क्या किया, मीट का टुकड़ा लिया, एक बीकर में रख दिया और उसको बिल्कुल डिकंटामिनेट करके एयर टाइट कर दिया, पैक कर दिया। दूसरा लिया, उस पर पॉलीथीन लगा दी। तीसरा लिया, उसको खुला छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि जिसको मैंने एकदम पैक किया, उस मांस के ऊपर तो कुछ भी, उस मीट के ऊपर तो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत सही है। तो रेड्डी ने ये एक्सपेरिमेंट करा और क्या कहा कि किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक नया जीव जो है वो बना। फिर पास्चर साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, स्वान बोटल नेक एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने किया। इन्होंने एक बोतल ली, उसके अंदर ईस्ट को रखा और जो स्वान नेक थी उसको एक में से काट दिया और एक में एज इट इज रहा। तो उन्होंने क्या देखा, जो स्वान नेक बोतल थी उसमें नए ऑर्गेनिज्म नहीं आए इसके ऊपर, जबकि जो ओपन थी उसमें नए ऑर्गेनिज्म आए। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना। फिर इसके बाद लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या है। फिर आपके ऑपेरिन और हेल्डेन आए। उन्होंने कहा कि भाई किसी कार्बनिक अणु से ये नए जीव जो है वो बन रहे हैं। अब ये कार्बनिक अणु प्रोटीन हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं। ये कार्बनिक अणु कैसे बने होंगे, किसी अकार्बनिक अणु से बने होंगे। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए मिलर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लैब के अंदर वो कंडीशंस जनरेट की। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जलवाष्प यानी कि H2O ये डाले और वो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोड लगा दी। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ, अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु बने और फिर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे। इस चीज को सिद्ध करने के लिए इनके पास जो मटेरियल आया, लिक्विड आया, उसके अंदर इनको क्या मिले, अमाइनो एसिड्स मिले। फिर इन अमाइनो एसिड से भाई प्रोटीन बना होगा। फिर इन प्रोटीन के अंदर इनको कैप्सूल नाम दे दिया गया। फिर इनके अंदर जनन करने की कोई क्षमता विकसित हुई होगी और फिर आपके जो है इस तरीके से स्वपोषी बने, फिर आपके विषम पोषी बने, यानी कि इस तरीके से निर्माण होता हुआ रहा होगा कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके प्रोटोबायोंट आए, फिर आपके यूबायोंट आए। इस तरीके से आपकी जो कोशिकाएं हैं, सेल है, वो बनी और इनके अंदर विकास हुआ और अपना जीवन जो है वो उत्पन्न हुआ और आगे बढ़ा। तो ये थी अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी, विकास की थ्योरी, जो कि अब हम पढ़ते हैं, यानी कि प्रचलित है। अगली क्लास में मिलेंगे कि विकास के प्रमाण क्या है, इसके एविडेंसेस क्या हैं, इसके बारे में अगली क्लास में हम जानेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।